हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 20 से 22 दिन शेष बचे हुए हैं। यदि आप 20 से 22 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है और डी का अर्थ माइनस है तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण को यदि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि ए का अर्थ है प्लस, तो इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर कर देंगे प्लस। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ है गुणा, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ है भाग, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और आगे देखिए लास्ट में बोल रहा है कि डी का अर्थ है माइनस, तो डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले है 100, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे भाई 100। फिर क्या है सी का अर्थ है भाग, फिर कितना है 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। उसके बाद में क्या है ए का अर्थ है प्लस, फिर है 16 के बाद में है बी का अर्थ है गुणा, फिर कितना है 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर क्या है डी का अर्थ है माइनस, उसके बाद में क्या है 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। अब मेरे भाई ये बन गया नया समीकरण। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण के अंदर क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 10 का भाग देंगे 100 में, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई, देखिए 10 का भाग 100 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 गुना में कितना है 4, तो यहाँ पर 16 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 16 चौक 64। फिर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है माइनस का 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 13। अब मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करने के बाद में प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लेंगे और जो माइनस की संख्या है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए प्लस का 10 है और प्लस का 64 है, तो 10 और 64 को आपस में जोड़ देंगे तो 10 और 64 मिलकर बन जाएगा 74। और यहाँ पर देखिए कितना बच गया, माइनस का 13, तो 74 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 13 कर देंगे। तो मेरे भाई 74 में से माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा, तो 74 में से माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 61। यानी कि इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 61। अब हमें देखना है कि 61 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 61 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है।
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि आपको मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा या फिर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस सीरीज के अंदर हमें अल्फाबेट लेटर भी दिए गए हैं और संख्या भी दी गई है। तो इस टाइप के सीरीज को हम सोल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हम सोल्व करेंगे लेटर सीरीज को। ठीक है, तो लेटर सीरीज को आप जब भी एग्जाम में सोल्व करो उससे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लेटर दिया गया है आई आता है 9 नंबर पर, आई के बाद में है जे आता है 10 नंबर पर, जे के बाद में है एल आता है 12 नंबर पर, एल के बाद में है ओ आता है 15 नंबर पर, ओ के बाद में है एस आता है 19 नंबर पर। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 से कितना बन रहा है 10, 9 से 10 बनेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 9 और 1 मिलकर बन जाएगा 10 से। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 12, 10 से 12 बनेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए यदि हम 10 में क्या कर दें +2 कर दें तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 15, 12 से 15 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 12 और 3 मिलकर बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है 19, 15 से 19 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 15 और 4 मिलकर बन जाएगा 19। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 19 के बाद में यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी या फिर एस के बाद में यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आएगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर नीचे जितने भी संख्याएं आई हैं ये सभी संख्याएं कंटिन्यू चल रही है। यानी कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले +1, उसके बाद में +2, उसके बाद में +3, उसके बाद में +4। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा +5। यानी कि 19 के अंदर +5 कर देंगे तो 19 और 5 मिलकर बन जाएगा 24। और 24 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है X, तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे X। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी कि जो संख्या वाली सीरीज है या नंबर सीरीज है इसको सोल्व करेंगे कैसे। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर हमारा क्या लेटर सीरीज सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे नंबर सीरीज को सोल्व करेंगे। तो नंबर सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 2 के बाद में दिया गया है 3, तो 2 से 3 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 2 और 1 मिलकर बन जाएगा
3। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 7, तो 3 से 7 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 16, तो 7 से 16 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 7 और 9 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 32, तो 16 से 32 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +16 कर दें तो मेरे भाई 16 और 16 मिलकर बन जाएगा 32। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 32 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए x के बाद में कौन सी संख्या आएगी, तो सबसे पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +1, उसके बाद में +4, उसके बाद में +9, उसके बाद में +16। अब यानी कि आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा, तो वो देखिए यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 है, ये 1 क्या है, तो मेरे भाई 1 है 1 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है 4 यानी कि +4, तो +4 क्या है मेरे भाई ये है 2 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है +9, 9 क्या है मेरे भाई 9 है 3 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है +16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले क्या हुआ 1 का स्क्वायर, उसके बाद में 2 का स्क्वायर, उसके बाद में 3 का स्क्वायर, 3 के बाद में 4 का स्क्वायर, कंटिन्यू चल रहा है, तो 4 के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है 5 का स्क्वायर आप सभी को पता है कि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 16 के बाद में संख्या प्लस होगी 25, यानी कि मेरे भाई 32 के अंदर +25 कर दें तो x से अगली संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, तो 32 और 25 मिलकर बन जाएगा 57, यानी कि x के बाद में संख्या भरी जाएगी 57, यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा x 57। अब हमें देखना है कि x 57 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर x 57 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 41 का संबंध है 961 के साथ में, उसी प्रकार से 34 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। मेरे भाई यहाँ पर समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 41 से यहाँ पर 961 कैसे बना है। तो 41 से 961 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 41 में से किया गया है -10। तो यहाँ पर देखिए 41 में से -10 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 31, और 31 से 961 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 31 का किया गया है स्क्वायर, और 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 का स्क्वायर होता है 961। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 961 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 34 के अंदर है, और इस 34 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 34 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो इस 34 में से हम क्या कर देंगे -10 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 34 में से -10 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 24, और इस 24 का हम कर देंगे स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 576। और अब हमें देखना है कि 576 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है
576 में दिया गया है, ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 37, 37 के बाद में दिया गया है 55, 55 के बाद में दिया गया है 66, 66 के बाद में दिया गया है 84, 84 के बाद में दिया गया है 95, 95 के बाद में दिया गया है 113 और 113 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 37, 37 के बाद में दिया गया है 55, तो 37 से 55 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि हम 37 के अंदर क्या कर दें प्लस 18 कर दें तो 37 और 18 मिलकर बन जाएगा 55। फिर देखिए 55 से कितना बन रहा है 66, तो 55 से 66 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 55 और 11 मिलकर बन जाएगा 66। फिर देखिए 66 से कितना बन रहा है 84, तो 66 से 84 कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 66 के अंदर क्या कर दें प्लस 18 कर दें तो 66 और 18 मिलकर बन जाएगा 84। फिर देखिए 84 से कितना बन रहा है 95, तो 84 से 95 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 84 के अंदर क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 84 और 11 मिलकर बन जाएगा 95। फिर देखिए 95 से कितना बन रहा है 113, तो 95 से 113 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 95 के अंदर क्या कर दें प्लस 18 कर दें तो 95 और 18 मिलकर बन जाएगा 113। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 113 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले प्लस 18, उसके बाद में प्लस 11, फिर उसके बाद में प्लस 18, उसके बाद में प्लस 11, फिर उसके बाद में प्लस 18। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, प्लस 18 उसके बाद में प्लस 11, प्लस 18 उसके बाद में प्लस 11, फिर प्लस 18। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 18 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस 11। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 113 के अंदर क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 113 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 11 कर देंगे तो 113 और 11 मिलकर बन जाएगा 124। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 124। अब हमें देखना है कि 124 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 124 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में BLUE को 4628 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और LOAD को 3567 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में L के लिए कूट क्या होगा? यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में BLUE इसको क्या लिखा जाता है? तो मेरे भाई BLUE इसको लिखा जाता है 4628। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि LOAD इसको क्या लिखा जाता है? तो मेरे भाई LOAD इसको लिखा जाता है 3567। और आपसे क्या पूछा गया है कि इसी कूट भाषा में L के लिए कूट क्या होगा? तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और यहाँ पर भी हमें अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन अल्फाबेट लेटर देखना है। उसी प्रकार से कॉमन अल्फाबेट लेटर देखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है और यहाँ पर भी मेरे भाई एक संख्या दी गई है। तो कॉमन लेटर देखने के बाद में आपको देखना है कॉमन संख्या, और L के लिए आपको क्या करना है, कूट ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे तो समझिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमें जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनके अंदर यहाँ पर हमें L दिया गया है। यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें L दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें L दिया गया है। क्या L के अलावा कोई अन्य लेटर कॉमन है? तो नहीं सर, L के अलावा कोई भी अन्य लेटर कॉमन नहीं है। उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है और यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है। तो हम क्या करेंगे, संख्या को कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें 6 दिया गया है और यहाँ पर भी हमें 6 दिया गया है। क्या 6 के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन है? तो नहीं सर, 6 के अलावा कोई भी अन्य संख्या कॉमन नहीं है। यानी कि L के लिए कूट होगा 6। यानी कि यहाँ पर देखिए L का कूट यहाँ पर भी 6 है और L का कूट यहाँ पर भी 6 है। तो L के लिए कूट हो जाएगा 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 6 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर है, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर है, ऑप्शन सी है प्लेक्टोमीटर है और ऑप्शन डी है बैरोमीटर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है हाइग्रोमीटर। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण पर है, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण पर है, ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण पर है, और ऑप्शन डी है आवेदन संरक्षण पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बर्नौली सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? ऑप्शन ए वर्ष 1905 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1945 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1930 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1915 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1926 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1932 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1921 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1905 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हुई थी वर्ष 1921 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए,
यानी कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी है तात्या टोपे ने, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई ने और ऑप्शन डी है मंगल पांडे ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता खाली स्थान हो जाती है। ऑप्शन ए संयोजकता घट जाती है, ऑप्शन बी है संयोजकता बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए वर्ष 1764 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1766 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1765 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1767 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वर्ष 1765 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। और इस क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है
कि किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1930 में की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1930 में की गई थी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसे पराजित किया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी रॉय को हराया था। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि आपको मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप जरूर तैयार करना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था? ऑप्शन ए वर्ष 1526 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1494 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1543 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1530 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए यानी कि वर्ष 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।